फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानेशन क्लासेस। ज्ञानेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रिवीजन का जो सेशन है उसके अंदर हम जो रिवाइज करेंगे उसके अंदर हम करेंगे आज का रिवीजन चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में जो जो हमें पढ़ना है वो देख लेते हैं हम चैप्टर समरी के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा शेड्यूल चला था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी। मीनिंग क्या है उसका रिटायरमेंट का वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर देखेंगे वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये सेम टॉपिक आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी देखा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी देखा था। फिर आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है जी। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑन रिटायरमेंट। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है जी। फिर आता है मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, कि मतलब जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको किस मेथड के थ्रू दिया जाएगा, वो मेथड देखेंगे। अमाउंट निकालना देखेंगे, मेथड देखेंगे, और उसकी एक एडजस्टमेंट पास करेंगे कैपिटल अकाउंट में रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। ठीक है जी। देखते हैं जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस द रिटायरिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर इन द फर्म बट द फर्म कंटिन्यूज। कहना क्या चाह रहा है जी, कि मतलब जैसे कि अगर आप ए बी सी 3 पार्टनर थे, तो उसमें से ए अगर कहता है कि भाई मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए चला जाएगा, यानी कि इन तीनों का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा कि भाई 3 जने पार्टनर्स थे, लेकिन कंपनी ये दोनों चलाना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये कंटिन्यू रखेंगे और इनका अलग से अलग एग्रीमेंट बन जाएगा इन दोनों का। तो ये क्या होगा कि भाई फर्म कंटिन्यू रह जा रही है, लेकिन एक बंदा क्या है वहां से चला जाएगा। द रिटायरिंग पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म एज देयर इज एन एग्रीमेंट टू इफेक्ट टू द इफेक्ट, यानी कि एग्रीमेंट की वजह से हो रहा है, सभी पार्टनर्स ने कंसेंट कर दिया है किसी पार्टनर को रिटायर करने के लिए, या पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर, यानी कि जो बंदा जाएगा वो क्या करेगा कि आपको एक रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, तो उस वजह से मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए सबकी। फिर आता है रिटायरमेंट पार्टनर अगर जाएगा तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी जाते समय, भाई वो अपने रिटायरमेंट से पहले जितने भी इवेंट होंगे उनके लिए वो लाइबल रहेगा, और लाइबल फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब कि जो उसने पहले चीजें करी होंगी उसके लिए रिटायर रहेगा, और बाद में अगर कुछ होता है वो उसके लिए कैसे रिटायरमेंट होगा उसकी बात है। ठीक है जी। आगे आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा टॉपिक। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या है, एक आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक गेनिंग रेशियो। ठीक है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, जैसे हमने देखा बी और सी आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बी और सी आगे किस रेशियो में कंटिन्यू करेंगे, वो क्या है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू फर्म। और गेनिंग रेशियो कि भाई ए के जाने से इन दोनों को कितना कितना फायदा हुआ इनके प्रॉफिट में, वो क्या है आपका गेनिंग रेशियो है। ठीक है। आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है जी। यही बात थी हमारी कि भाई बी और सी कितने प्रॉफिट में आगे शेयर करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज एन ओल्ड पीएसआर प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन। टेकन वाला कौन सा, यानी कि ए के शेयर में से इसको कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिला उसकी बात हो रही है। इसके दो केसेस हैं, केस ए और केस बी। देखो कैसे, when one partner is retired and the new profit sharing ratio among the remaining partner is not given। भाई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है वो आपको पता है, लेकिन जब नई रेशो बनेगी वो नई रेशो क्या होगी वो आपको नहीं पता। ठीक है ना। कंटिन्यू इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो इसका क्या मतलब है कि भाई केस वन में ये कहना चाह रहा है कि जब एक बंदा जो है रिटायर होगा, यानी कि अगर ए में ए बी और सी की मैं बात कर रहा था कि ए बी और सी जिसमें से ए रिटायर हो रहा है, अगर इनका रेशो अभी 1:1:1 था और ए रिटायर हो रहा है, तो ए तो चला गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी और सी फ्यूचर में किस प्रॉफिट पे बांटेंगे। अगर इसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं है, यानी कि न्यू पीएसआर आपको गिवन नहीं है, तो अब क्या करना है, तब वो कह रहा है कि जो आपका ओल्ड पीएसआर था ना उसी को हम न्यू पीएसआर मान लेंगे। एक केस तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा केस क्या कह रहा है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स टेकन शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशो। ठीक है जी। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ए तो चला गया, अब क्या करें, लेकिन ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई ए चला गया, जो ए का 1/3 शेयर था उसको हम क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे दोनों जने। ठीक है ना। तो दोनों जने क्या कर रहे हैं, उसको आधा आधा बांट लेंगे, या ये कह दो कि भाई दोनों जने डिसाइड करते हैं कि भाई उसका वो जो 1/3 शेयर था उसको 60% जो है वो बी ले लेगा और 40% जो है वो सी ले लेगा। तो यानी कि इनका रेशो क्या हो गया 3:2। ये क्या हो गया इनका कि भाई ए का जो शेयर है उस शेयर को वो किस रेशो में आपस में बांटेंगे। तो ऐसे हो गया, यानी कि दोनों ने एग्रीड किया उस वाली बात पे कह रहा है। और अगर कुछ नहीं पता आपको कि भाई कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो वो
न्यू की बात कर रहा है, ठीक है जी, इसको डिटेल देखेंगे। उसके बाद आता है सेकंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच द गेनिंग पार्टनर टेक शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई जो बी और सी थे वो ए का शेयर गेन कर रहे थे, ठीक है ना। इसका केस क्या है? व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन और व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पता कि वो किस रेशियो में गेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इट इज अज्यूम्ड दैट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर remaining partner will continue to share the profit in the same ratio in which they share the profit before the retirement की वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वही बात हो गई कि भाई ए बी सी तीन जने थे, ए रिटायर हो रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं पता, तो यानी कि उसको क्या करेंगे कि भाई जो उसमें पहले से चल रहा था उसी रेशियो में वो बांट लेंगे। केस टू क्या है? व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा तो उसी में बांट लेंगे। और तीसरा वाला केस क्या है हमारा? व्हेन रिटायरिंग पार्टनर शेयर टेकन बाय द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशियो। ये वही आपका केस नंबर 2 जैसा आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल when valuation of when goodwill does not exist in the book। वैसे तो ये वाला टॉपिक हमने जो है चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन में भी देखा था और 4 की रिवीजन में भी देखा था। तो इसमें हमने देख लेते हैं। जो हमने देखा था कि भाई एक आपको क्या करना है कि राइट ऑफ करनी है गुडविल, लेकिन उससे पहले क्या करना होता था? रेज करनी पड़ती थी आपको। एक दो मेथड हमने पढ़े थे ना। एक में तो आपको जैसे हमें पता है कि भाई हमारी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, दो तरह की गुडविल होती है। एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है और एक होती है हमारी परचेज गुडविल। ये चीज हमने देखी थी चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन में। तो परचेज गुडविल तो आपकी बुक्स के अंदर दिखती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये दिखती है, लेकिन ये नहीं दिखती थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, है ना। तो जो ये दिखती थी उसका तो हम एडजस्टमेंट कर देते थे, लेकिन जो ये वाली बात आती थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, इसको हम बुक्स में नहीं दिखाते थे। उसके दो मेथड थे कि आपको भाई बुक्स में उसको दिखाना है या नहीं दिखाना है। नहीं दिखाना तो हम लोग उसको एज इट इज एडजस्टमेंट करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और जब दिखाना होता था तो इसके अंदर दो मेथड थे कि आपको दिखाना है या नहीं दिखाना। तो जब दिखाना होता था हम करते थे पहले तो रेज वाला मेथड यूज करते थे, उसके बाद राइट ऑफ कर देते थे। और इसके अंदर क्या करते थे? हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते थे। दो मेथड थे हमारे, ठीक है ना। देखते हैं आगे। देखो उसमें से एक है कि भाई पार्टनरशिप क्या कह रहा है? व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक। अब उसमें क्वेश्चन देखते हैं हम डायरेक्ट सीधा क्या कहना चाह रहा है। तो कहता है XYZ आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। Z क्या कर रहा है? रिटायर कर रहा है। और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ Y और Z क्या है? 1/2 है। Z रिटायर कर रहा है, Z का यहाँ पे शेयर क्या है? 1/6। और इन दोनों का X और Y का नया शेयर क्या है? 1/2 है इनका नया शेयर। ऑन रिटायरमेंट Why goodwill of the firm to be valued at 30,000 rupees। goodwill of the firm क्या है? 30,000 है। जनरल एंट्री बतानी है विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। मतलब एडजस्टमेंट किससे करनी है कि हमें बुक्स में गुडविल नहीं दिखाना, तो यानी कि सेकंड वाले मेथड से करनी है जिसमें हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट करते थे। तो देखो जी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? न्यू और ओल्ड दिया हुआ है। न्यू और ओल्ड को आप जब माइनस करोगे तो आपका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा 1/6 और 2/6, है ना। तो यहाँ पे ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन वाई यहाँ पे क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इसको मैं आपको दोबारा निकाल के बताता हूँ। हमने यहाँ पे कौन सा वाला मेथड देखा था कि आपको न्यू में से ओल्ड माइनस करना है ना। ये देखा था हमने। तो न्यू क्या है हमारा एक्स के केस में? 1/3 और ओल्ड क्या है हमारा? 3/6, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 2 - 3/6 यानी कि 1/6। ये क्या हो गया? 1/6 इसका सेक्रीफाइसिंग हो गया। इसी तरीके से अगर मैं वाई के लिए गेनिंग निकालना चाहूँ तो वाई के लिए मेरा गेन क्या आएगा जी? वही करेंगे हम, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है जी हमारा? 2/3 माइनस 2/6। तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 2/6। ये क्या आ गया हमारा? 2/6। ये तो हमारा हो गया गेन, ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस। उसी चीज की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस एक्स के लिए और वाई के लिए गेन। तो हमारा जो रेशो जो एंट्री बनती थी वो क्या बनती थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। तो अब भाई ये तो जा रहा है जेड, तो ये तो अपना शेयर सेक्रीफाइस ही कर रहा है और एक्स भी सेक्रीफाइस कर रहा है। और गेन किसको हो रहा है? सारा का सारा वाई को हो रहा है। तो गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस तो ये दोनों हो गए ना। तो अब देखो, अब लेकिन हो क्या रहा है भाई? दो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 1/6 किसका सेक्रीफाइस है और उसका भी 1/6 का सेक्रीफाइस है जेड का, है ना। तो 1/6 और 1/6 और ये 2/6 इसका गेन है, यानी कि टोटल गेन बराबर टोटल सेक्रीफाइस हो गया। तो अब जो हमारे को निकालना है वो क्या निकालना है? सेक्रीफाइस निकालते हैं। भाई देखो कैसा है? 30,000 इंटू में 1/6। दोनों के केस में ये कितना हो जाएगा जी हमारा? 5,000। ये x के लिए भी होगा और ये z के लिए भी होगा। तो x और z के दोनों के लिए क्या क्या आ गया? 5,000 5,000 और टोटल गेन दोनों का मिला के किसको हो जाएगा? y को हो जाएगा। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट टू z कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट की बात, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे निकाल के सेम तरीके से बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है रेजिंग एंड राइट ऑफ वाली बात, ये भी हमने देखा था, इसका भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई 3 पार्टनर है, अमित, अमृत और अखिल वाला पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, वही 3-1 में। अब अखिल रिटायर हो रहा है, अखिल कौन से नंबर का पार्टनर है, लास्ट नंबर का पार्टनर है, यानी कि इसका शेयर क्या है 1/6 जो रिटायरमेंट में जा रहा है। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम इफेक्ट बताया हुआ 1 अप्रैल 2020 से जा रहा है, जिस दिन गुडविल की वैल्यू क्या थी 1,20,000 रुपए थी। अब आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इफेक्ट ऑफ गुडविल टू बी ऑन रिटायरिंग बाय रेजिंग इन राइट ऑफ मेथड द करंट वैल्यू, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो सबसे पहले आपको रेज करना पड़ेगा, रेज करेंगे, रेज करने के लिए हम क्या देखते थे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेज करना होता था हमें, है ना। तो हम ये जो गुडविल है हमारी उसको हमने रेज किया और इस रेज करी हुई गुडविल को ओल्ड पीएसआर में बांट दिया। ओल्ड पीएसआर क्या है 3:1 है ना ओल्ड पीएसआर, ये 3:2 और 1 ऐसे था ना। तो 1,20,000 था, ये 3/6, ये 2/6 और ये 1/6, 1,20,000 से कर लो इसको जी। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 है ना, ये 1/2 हो गया, ये 60,000, 40,000 और 20,000 तीनों आ जाएंगे। ये तो हो गया हमारा रेज। अब राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करते समय रिवर्स करनी पड़ती है हमें, रिवर्स करते समय हम क्या देखेंगे, गुडविल को रिवर्स करेंगे लेकिन उसको रिमेनिंग पार्टनर्स में रिवर्स करेंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब रिवर्स करा हमने तो 1,20,000 पूरा रिवर्स कर दिया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे को क्या आएगी बना, यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है ना। तो अब हमें करना क्या है, जब यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, रिटायर कौन हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है, तो हमारा रेशियो क्या है। अब जब मैंने आपको पहला केस बताया था कि जब गिवन नहीं हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो उनका जो रिमेनिंग शेयर है उसको ही हम क्या ले लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3/5 और 2/5 यानी कि 60% और 40% ऐसे आएगा ना। तो 1,20,000 का 60% हो जाएगा 72,000 है ना, और इसका 40% कितना हो जाएगा 48,000। ये देखो जी, ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, गुडविल इज टू बी रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर और इज राइट ऑफ। अब इस केस में क्या है, इस केस में ये चीज है कि आप गुडविल पूरी नहीं रेज करोगे, उतनी ही रेज करोगे जितनी रिटायरिंग पार्टनर को देनी है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन की डायरेक्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं भाई। करण, चरण और रमन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2:1। भाई फिर से रमन रिटायर हो रहा है, रमन रिटायर हो रहा है यानी कि 1/6 शेयर वाला बंदा रिटायर हो रहा है, ठीक है। किस इफेक्ट 1 अप्रैल 2020 से ऑन द डेट goodwill of the firm is to be valued at 1,20,000 rupees. Pass necessary general entry for raising the goodwill of the retiring partner share. भाई जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उतना ही रेज करो और उसका इफेक्ट दे दो बाकी के उसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, गुडविल कितनी है जी 1/20, 20 लाख इंटू 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 20,000। यानी कि हमें रेज कितनी करनी है गुडविल, जितना की रमन का शेयर है। तो रमन का शेयर 20,000 है तो गुडविल उतने से रेज कर देंगे जी, ठीक है। गुडविल उतने से रेज कर दी। अब इसको राइट ऑफ भी करना, राइट ऑफ इसको किसमें करेंगे, क्योंकि ये तो चले जाएगा, तो हमें करना क्या है कि इसकी जो गुडविल हमने रेज करी थी इसको राइट ऑफ किसमें करेंगे, बाकी दोनों पार्टनर में इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो भाई, देखो हमने जो गुडविल रेज करी थी उसको हमने राइट ऑफ कर दिया 20,000 रुपए से, ठीक है। अब इनका बाकियों का शेयर क्या है, फिर से वही बात करेंगे कि भाई इसका शेयर क्या होगा 3:2, क्योंकि ओल्ड नहीं गिवन है तो हम क्या मान लेंगे, ओल्ड वाले को ही न्यू मान लेंगे, है ना। तो 3 और 2, ये 6, ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 है, यानी कि 60% और 40% है ना बेसिकली। तो अब ये कितना हो जाएगा 20,000 से देखना है हमें, क्योंकि हमने रेस कितनी करी थी 20,000 रेस करी थी, ठीक है ना जी। तो ये कितना हो जाएगा 12,000 हो गया और ये 8,000 हो गया। बात समझ में आती है जी। आगे बढ़े, आप आगे बढ़ते समय अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब गुडविल एग्जिस्ट है तो इसका मतलब कौन सी है, वो परचेज्ड वाली हो सकती है। XYZ are the partner sharing profits and losses in the ratio of this 2, 3, 5. Goodwill exists in their books. कितनी है जी 50,000 पे। X रिटायर हो रहा है, X को पहला वाला बंदा, इसका प्रॉफिट शेयर क्या है 2/10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रॉफिट शेयर क्या है 2/10 ऑन द वेट डे X retirement. Goodwill is to be valued at 45,000 and Y and Z decide to share profit equally. भाई Y और Z ने क्या डिसाइड किया कि वो फ्यूचर का प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है ना। तो जो पहली गुडविल है हमारी जो बुक में एग्जिस्ट करती है वो कितनी है जी 50,000, उसको क्या करेंगे हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ किस में करेंगे, इन द ओल्ड पीएसआर। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 50,000 डिवाइड बाय, एक तो हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा x के लिए, 3/10 किसके लिए हो जाएगा y के लिए, और 5/10 किसके लिए होगा z के लिए। यानी कि ये कितना हो जाएगा 10,000, 15,000 और 25,000, है ना। तो 10,000, 15,000, 25,000 से हमने क्या कर दिया
राइट ऑफ कर दिया। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें निकालना है एडजस्टमेंट के लिए। एडजस्टमेंट के लिए क्या निकालेंगे जी, अब फ्यूचर का प्रॉफिट क्या है, एक्स और वाई का बराबर बराबर, सॉरी वाई और जेड का क्या है, बराबर बराबर, एक्स हमारा रिटायर। तो वही हम क्या करेंगे, वाई के और जेड का हम क्या निकालेंगे, गेन्स या प्रॉफिट। तो ये क्या आ रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है जी 1/2, ओल्ड क्या है 3/10, न्यू कितना है 1/2 और ओल्ड क्या है 5/10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 0, यानी कि इसको ना गेन हो रहा ना कि लॉस हो रहा, जेड को तो कुछ भी नहीं हो रहा और एक्स को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। वाई को सेक्रीफाइस हो रहा है क्योंकि वाई जा रहा है और एक्स को गेन हो रहा है, तो क्या करेंगे, वाइज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। और ये कितने से होगा, जितना कि उसका शेयर होगा, किसका शेयर होगा, एक्स का शेयर जितना होगा। एक्स का शेयर कितना है, अब गुडविल कितनी वैल्यू, ये तो भाई हमने क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी एग्जिस्टिंग गुडविल। अब जो गुडविल वैल्यू हुई 45,000 रुपीज की, उसमें जो एक्स का शेयर था वो कितना था जी, हमारा एक्स का शेयर 2/10 था, है ना। तो ये हो गया 1/5 और ये हो गया हमारा 9,000, ठीक है ना जी। तो ये कितना आ गया 9,000। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितना आ गया हमारा 9,000 आ गया। बात समझ में आती है जी, आगे बढ़े, है ना। अगला क्या है, हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल क्या है कि आपको इसमें क्या होता है, हिडन गुडविल में सबसे ये, इसमें आपको गुडविल बाद में पता लगती है। कहने का क्या मतलब है कि आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे आपको सपोज करो भाई 3 जने थे ए बी सी, अब उसमें से सी रिटायर होता, सी के रिटायरमेंट के टाइम पे सपोज करो उसका अमाउंट बन रहा था 2 लाख, ठीक है ना, कितना बन रहा था 2 लाख रुपए बन रहा था। लेकिन ए और बी ने डिसाइड किया ठीक है इसका अमाउंट 2 लाख बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, लमसम में क्या करेंगे हम इसको, लमसम में कितना अमाउंट दे देते हैं, 2,20,000 दे देते हैं, ठीक है ना। कितना देते हैं 2,20,000 लमसम में हमने दे दिया, वो तो हमने एस्टिमेट कैलकुलेट किया था, हमने लमसम में 2,20,000। तो जितना उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला 20,000 रुपए, ये क्या होगी आपकी, इसको कहा जाएगा हिडन गुडविल। क्या कहा जाएगा इसको, हिडन गुडविल। बात समझ में आती है जी, ये होती है आपकी हिडन गुडविल। चलो जी इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है जी, अमल, विक्की और चंदू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। चंदू रिटायर हो रहा, चंदू कौन, थर्ड नंबर वाला बंदा, थर्ड नंबर वाले का क्या है शेयर 3/6, ठीक है जी। अब क्या है, इन हिज कैप आफ्टर रिमेनिंग एडजस्टमेंट ऑफ द रिजर्व्स एंड गेन्स, सभी चीजों की एडजस्टमेंट होने के बाद ऑन रिवैल्यूएशन, उसकी जो हमारी वो बन रही है एडजस्टमेंट, वो कितनी बन रही है जी 2,20,000 रुपए की बन रही है। अमल और विक्की एग्री टू पे हिम 2,50,000 रुपए, भाई उसका अमाउंट बन कितना रहा है 2,20, आप उसको दे कितना रहे हो 2,50 दे रहे हो, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, जितना भी उसका क्लेम था सारी सेटल कर दी उसमें देके। तो क्या करना है आपको, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बाकी दोनों पत्नी है उनका कितना है जी 1:3 है, ठीक है ना। तो अब देखो, तो हमें यहाँ पे हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी, फुल सेटलमेंट अमाउंट 2,50,000, एडजस्टमेंट के बाद कितना बना 2,20, तो गुडविल यानी कि हिडन गुडविल कितनी आ गई 30,000 रुपीज। तो जो हिडन गुडविल आई, ये इसका बेनिफिट होगा किसको, इसका बेनिफिट होगा बाकी दोनों पार्टनर को, बाकी दोनों कौन, अमल और विक्की, ठीक है ना। तो जो अमल और विक्की है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:3, तो उस 1:3 से हम क्या निकाल लेंगे, दोनों ने कितना कितना गेन किया, क्योंकि भाई चंदू के जाने के बाद उसके प्रॉफिट का गेन किसको होगा, अमल और विक्की को होगा चंदू के जाने के बाद, है ना। तो जो गेन होगा दोनों को वो किस किस रेशो में होगा वो निकालेंगे, वही बात हो रही है कि भाई दोनों को किस किस रेशो में होगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड, तो इससे हमारा क्या आ गया 1/12 का गेन आ गया, और इधर कितना आ गया 5/12 का गेन आ गया, ठीक है ना। दोनों को गेन हुआ 1/12 और 5/12 यानी कि 1:5 का गेन हुआ। तो हम क्या करेंगे भाई, चंदू तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसका क्या है 1/6 का गेन है इसका, और इसका क्या है 5/6 का गेन है ना। तो अब उसका शेयर कितना आया था 30,000, तो इसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, भाई 30,000 तो इसको देने हैं वो दे दिए हमने, ये 30,000 इसकी एडजस्टमेंट किससे होगी, बाकी दोनों पार्टनर से। तो ये कितना आ जाएगा 1/6 5,000 और ये 25,000, ये आपका क्या हो जाएगा मैप हो जाएगा। बात समझ में आती है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्ट, ठीक है ना। अभी तक तो हमने देखा कि आपको एडजस्टमेंट के बाद सारा अमाउंट बता के दे दिया कि भाई ये अमाउंट है, तो इसमें आप क्या कर लो उसको सेटल कर लो, लेकिन हम हमें खुद निकालना पड़ेगा कि भाई उसका अमाउंट कितना है। तो जब हम खुद निकालेंगे उसका अमाउंट कितना है, तो हमें करना क्या है, देखो जी, द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर टेकिंग इन अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इन सारी बातों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या क्या बातें हैं जी, वही आपकी सारी 5 पॉइंट यहाँ है और 5 पॉइंट आपके यहाँ, वही सारी जो हम कैपिटल अकाउंट में चीजें डालते हैं वही वही है यहाँ पे, देखते चलो। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, आप ये बनाया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया आपने, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं बैलेंस बीडी लिखते हैं, फिर यहाँ क्या लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ लिखते हैं ड्राइंग्स,
ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट्स आते हैं वो लिखते हैं, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखते हैं, या फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस लिखते हैं, वही सारी बातें। देखो जी, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ लिख लिया क्रेडिट साइड वाला। उसके बाद क्या आया, शेयर इन द गेन ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन की बात हमने देख ली थी। शेयर इन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो उस एडजस्टमेंट का अमाउंट भी यहाँ पे आता है हमारा, वो वाली बात क्या रहा है वो। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, भाई जब तक वो रिटायर होगा तो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से, यानी कि 1 अप्रैल की स्टार्टिंग से, जिस डेट पे वो डेट ऑफ रिटायरमेंट की बात कर रहा है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, उस दिन तक का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका जितना हिस्सा होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, डेट ऑफ रिटायरमेंट तक की बात कर रहा है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, उस दिन तक का जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी आ जाएगा हमारा। उसके बाद ये तो क्या होगा, इन सब चीजों से होगा क्या, इन सब चीजों से क्या होगा, आपका बैलेंस बढ़ेगा। किसका बैलेंस बढ़ेगा, टेक इन अकाउंट से इन सब चीजों का बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, अबव आइटम्स इंक्रीज द क्लेम्स, इन सब आइटम से क्या होगा, आपके क्लेम्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपके क्रेडिट बैलेंस के अंदर ये सारी चीजें ऐड होंगी। देखो जी, आपको बैलेंस था ही जो आपको देना था, उसमें ये सारी चीजें क्या हो रही है ऐड, जिससे क्या हो रहा है, आपका क्लेम बढ़ रहा है। ठीक है ना, अब लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपका क्लेम क्या होगा, कम होगा। वो क्या है, जैसे कि डेबिट बैलेंस, अभी हम क्या कह रहे थे, क्रेडिट बैलेंस, हो सकता है आपका डेबिट बैलेंस हो तो बैलेंस भी आपका क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा। उसके अलावा ड्राइंग्स की वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर क्या है, एडवांस और लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, भाई इसने पार्टनर ने क्या फर्म से कोई एडवांस लोन लिया हो उसकी बात कर रहा है। आगे है शेयर इन द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, भाई हम प्रॉफिट्स में शेयर करते हैं तो लॉसेस में भी शेयर होगा। और शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, भाई रिवैल्यूएशन करते समय जरूरी नहीं आपका प्रॉफिट और लॉस भी आ सकता है, जब लॉस आएगा तो उस केस में आपका क्या होगा, वो बैलेंस क्लेम का कम हो जाएगा। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। कहना क्या चाह रहा है कि भाई अगर क्वेश्चन में आपको ये बात नहीं बोली कि आपको जो अमाउंट है वो पे करना है कि नहीं करना है, भाई पे तो करना ही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ये है कि आपने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि भाई इसको इमीडिएट पे करना है कि कैसे पे करना है। अभी क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं बताई, तब आप क्या करोगे, तब उसको क्या करोगे, सिर्फ सिंपली क्या करना है आपको, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात है जी, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, देखो ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग इन द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किसमें 3:1 में। उनकी जो बैलेंस शीट है वो कब की दे रखी है, 31 मार्च 2020 की दे रखी है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, देखो क्रेडिटर्स हैं, जर्नल रिजर्व है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है, ये हो गया ए बी और ये सी हो गया। ठीक है ना, इसके बाद क्या है हमारे पास, कैश इन हैंड, बैंक डेटर्स, स्टॉक्स, मशीनरी और बिल्डिंग है। ठीक है, अब इसमें एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट में क्या रहा है कि भाई सी रिटायर हो रहा है, कब रिटायर हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 को, बैलेंस शीट उससे जस्ट पहले की दी हुई है। इट वाज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन 30 जून 2021, यानी कि 30 जून 2021 को उसको पे करना है अमाउंट, जो भी उसका अमाउंट होगा रिटायरमेंट के टाइम तक। इट वाज आल्सो एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एसेट्स एज फॉलो, यानी कि इन सब चीजों की वैल्यू को क्या किया गया, एडजस्ट किया गया। जैसे कि प्रोवाइड क्या करना है, डेट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, रिड्यूस हो गया स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बढ़ गई है 10% से। तो क्या क्या है जी, देखो डेटर्स पे हमें क्या करना है, 5% का प्रोविजन बनेगा। स्टॉक इन हैंड क्या है, स्टॉक इन आपकी जो स्टॉक है वो 5% से कम हो गई, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से भी 5% कम हो जाएगा। मशीनरी के अंदर 10% प्लस हो जाएगा जो भी उसका अमाउंट बनेगा। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग इज टू बी रिवैल्यूएड एट 1,51,000, बिल्डिंग कितने की हो गई, 151 की, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, गेन हो गया 11,000 रुपए का, है ना। आगे क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 1,50,000 रुपीज, और ए और बी विल बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड शेल शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर ये नहीं किया, हमारा क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्या आ गया हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के साथ। उसके बाद क्या कह रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, और सी का लोन अकाउंट बनाओ, और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है हमारा। तो धीरे धीरे देखते हैं, सबसे पहले जनरल एंट्री की बात करेंगे। तो जनरल एंट्री में हमारे पास क्या क्या है, देखो जी हमारे पास इंक्रीजिंग के लिए क्या है, इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास मशीनरी और बिल्डिंग है। उसके बाद है स्टॉक इन हैंड हमारा डिक्रीज हो रहा है, डेटर्स हमारे प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, और क्रेडिटर्स के बारे में कोई डिटेलिंग नहीं दी हुई। तो देखते हैं जी, रिवैल्यूएशन में हमारे पास डिक्रीज क्या, एक तो प्रोविजन की एंट्री आ जाएगी जो हमारा क्रिएट होगा, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, और मशीनरी की बात आ जाएगी। ये तो तीनों एक ही तरफ है हमारे पास। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट और मशीनरी। मशीनरी कितने से बढ़ेगी? 10% से बढ़ रही है जी मशीनरी हमारी, तो वो 6000 रुपये आ जाएगा। अच्छा रिड्यूस हो रही है, सॉरी मशीनरी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है हमारे पास, तो मशीनरी भी हमारी रिड्यूस हो रही है, तो मशीनरी हमारी क्या हो रही है? 10% से रिड्यूस हो रही है। इसको सही करते हैं थोड़ा सा, ये भी आपका क्या है? इतना है, ठीक है ना। तो दोनों चीज, तीनों चीजें रिड्यूस हो रही है, ये भी आ गया प्रोविजन और 2 एसेट्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं। तो 10% से अगर वो मशीनरी रिड्यूस हो रही है यानी कि 6000 रुपये से रिड्यूस होगी, तो ये 5% से फर्क आएगा तो ये 3500 का फर्क आएगा, और इसमें हमारा 5% का फर्क आएगा तो 4500 का आएगा, ठीक है ना। तो 4500, 3500 और 6000, तो ये आ गया आपका 4500, 3500 और 6000, और ये टोटल आपका किस में चला गया? रिवैल्यूएशन में चला गया, ठीक है ना जी। अब आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या हो रही है आपकी? बिल्डिंग आपकी कर रही है, बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है यहाँ पे बिल्डिंग? देखो 1,51,000 था ना ये, तो ये 11,000 रुपये से बढ़ रही है। 11,000 रुपये से जब बढ़ रही है तो इसमें क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एज पर हमारी जर्नल एंट्री, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट होगा, एसेट, और उसकी इंपैक्ट हमारी किसमें जाएगी? रिवैल्यूएशन में जाएगी। उसके बाद क्या आएगा? अब 2 ही एडजस्टमेंट, ये हो गया। गुडविल की एडजस्टमेंट अभी हम करेंगे। अब देखो जी नेट हमारा क्या है? अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता तो यहाँ पे क्या आता जी? आपके पास 3 चीजें आती यहाँ पे, जिनका टोटल कितना आएगा? 14,000, और एक चीज यहाँ पे आएगी जिसका टोटल कितना आएगा? 11,000। तो नेट आपका क्या है? 3,000 रुपये का लॉस है। तो जो नेट 3,000 रुपये का लॉस है उसके लिए आप क्या करोगे जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे ना, तो वही यहाँ पे एंट्री है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 3,000 रुपये का लॉस, ये हम इसमें किसको बांटेंगे? हम ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे। ओल्ड पीएसआर क्या है? 3:2:1 है। देखो जी कॉर्नर में लिखी हुई है 3:2:1, तो ये 3:2:1 हो गई, तो इसको हम बांट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। आगे क्या है? आप करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। भाई हमारा रिटायर कौन हो रहा था? सी रिटायर हो रहा था, है ना, और बाकी दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? इक्वल था, ये रहा, इक्वल था, है ना। तो जब वो इक्वल था तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। उसकी एडजस्टमेंट के लिए देखते हैं जी यहाँ पे क्या आ रहा है। भाई हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे जी, 1/2, 1/2 और 3/6 और 2/6 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ए को तो कुछ भी गेन नहीं हो रहा और बी को कितना गेन हो रहा है? 1/6, यानी कि पूरा का पूरा शेयर कौन लेके जा रहा है? बी लेके जा रहा है। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगी एंट्री। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और गुडविल जितनी थी उसका 1/6 हम यहाँ पे कर लेंगे जी, ठीक है ना। गुडविल कितने की थी हमारी? 1.5 लाख रुपए की हमारी गुडविल थी। गुडविल की वैल्यू कितनी थी? 1.5 लाख रुपए थी। ये रही हमारी गुडविल की वैल्यू। गुडविल की वैल्यू हमारी 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 1/6 यानी कि 25,000 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद क्या है? अब क्या करना है हमें? अब एडजस्टमेंट तो हमने कर दी, अब क्या करना है? अब रिजर्व बचे हैं उनको बांट देंगे। रिजर्व कितने हैं जी? 60,000 के, और हमारा ओल्ड पीएसआर क्या था? 3:1, तो ओल्ड पीएसआर में रिजर्व बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000, 20,000 और 10,000। तो जब रिजर्व को बांटेंगे तो कितना आएगा? 30,000, 20,000 और 10,000। उसके बाद क्या है? एक एंट्री और बनेगी। अब यहाँ पे वो कौन सी बनेगी वो हम देखेंगे। उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट था, उसका हमने देखा, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, वहां पे क्या था? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में मेरे पास क्या क्या है? बैलेंस बीडी में मेरे पास ये है, 1-1 लाख रुपए तीनों के, ठीक है ना। तो तीनों के 1-1 लाख रुपए आ गए। एक हमने रिवैल्यूएशन का हमारा क्या है? लॉस है। रिवैल्यूएशन का लॉस हमारा यहाँ आ जाएगा, ये रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। उसके अलावा हमने जर्नल रिजर्व ट्रांसफर किया था, तो जर्नल रिजर्व हमारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना जी। ये आ गया आपके जर्नल रिजर्व। अब क्या है? एक हमने की थी किसकी एडजस्टमेंट? गुडविल की एडजस्टमेंट करी थी, तो वो क्या था हमारा? गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो ये गेनिंग पार्टनर ये था, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज थी ना हमारी, टू सी, तो यानी कि सी के में क्या आ जाएगा? बाय डी कैपिटल अकाउंट, और बी के में क्या आ जाएगा? बाय सी कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपीज से, ठीक है ना जी। ये तो हो गया। अब बारी आती है, अब आपको क्या करना है? टोटल करेंगे अब पहले। तो देखो जी ये जो तीनों का टोटल था ये कितना आया? 1,35,000 रुपीज ये आ गया, और 500 रुपए का इसका प्रॉफिट का लॉस उसका था, रिवैल्यूएशन का लॉस। तो यानी कि इसका नेट बैलेंस कितना हो गया? 134,500 का हो गया नेट बैलेंस, ठीक है ना जी। तो इसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? क्योंकि हमने उसने यहाँ पे क्या बोला है कि आपको क्या करना है? लोन अकाउंट बनाना है ना। तो वो लोन अकाउंट बनाएंगे तो ये अमाउंट हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जब हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? बाय कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा बैलेंस सीडी। तो ये तो हो गया, ठीक है ना। अब बारी आती है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, लेकिन उससे पहले हमको दो, अभी तो हमने इन दोनों के बैलेंस निकालने बाकी है, वो हमने निकाले नहीं है ना। तो अब देखो ये कितना हो गया? ये 1,20,000 रुपीज हो गया। उसके बाद अब ये 1,20,000 हो गया। अब इसको 1,000 रुपए का तो लॉस है, और ये 25,000 रुपए क्या है? कॉम्पनसेशन पे करने का। तो इसका बैलेंस कितना हो गया? 94,000 रुपीज का हो गया। और ये 1,30,000 है,
और ये हो गया, तो इसका लॉस हटा दो तो ये कितना हो गया 128,500 हो गया, ठीक है ना। तो सबके बैलेंस मिल गए हमें। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो देखो क्रेडिटर्स कितने थे हमारे, क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं था ना हमारे पास। क्रेडिटर्स कितने थे 16,000 के। रिजर्व हमारा खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट के हमने नए बैलेंस निकाल लिए। और कैश इन हैंड में और कैश एट बैंक में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी पेमेंट कोई करी नहीं है। डेटर्स के और बाकी सारी एडजस्टमेंट हम अभी देखते हैं। देखो जी करना क्या है, अब आपको क्रेडिटर्स आ गए 16,000 रुपीज के। भाई सी का लोन अकाउंट का आ गया बैलेंस, जो ये वाला था हमारा, ये भी आएगा ना क्योंकि हमने अभी पे नहीं किया, तो एक की एक लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई यहाँ पे। उसके बाद जो ए और बी थे उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ गए। ये देखो जी 128,500 और 94 ये आ गए दोनों। ये हो गया तीनों, इसका हमने टोटल कर लिया। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक वही आपके सेम रहेंगे जो पहले थे, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, 6,000 और 10,000, ठीक है ना। ये 6,000 ये 10,000। अब इसमें से 5% हटा देंगे तो 4,500 इसमें से माइनस करना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा 85,500 का बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद 3,500 अलग से माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में देखो 6,000 ये हो गया, 10,000 ये हो गया, ठीक है ना। और ये वाला स्टॉक इन हैंड है एक तो ये डेटर हो गया 85,500, है ना। उसके अलावा हमारा स्टॉक इन हैंड 5% से कम हुआ था, यानी कि 70,000 रुपये से 3,500 हटाने थे हमें, तो ये कितना आ जाएगा 66,500 आ जाएगा। उसके बाद आता है मशीनरी, हमारी कितनी हो गई थी, मशीनरी हमारी 10% से कम हो गई थी, यानी कि 60,000 रुपये अगर हमारी मशीनरी थी तो उसमें से 6,000 कम हो गए, तो ये कितना बचा 54,000 बचा, है ना। और लास्ट में हमारी बिल्डिंग कितनी बताई थी हमें 151 बताई थी। तो आप इसका टोटल कर लोगे तो वो इसके साथ मैच हो जाएगा। समझ में आती है बात। तो ये आपका 373 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना जी। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग, ठीक है ना जी। अभी तो हमने क्या निकाला, पेमेंट निकाली अभी हमने कि हमें पेमेंट कैसे करनी है। अब पेमेंट निकालने के बाद उसको पे कैसे करना है, पे करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक तो आपने एक साथ ही सारा अमाउंट पे कर दिया पेमेंट इन लम सम, दूसरा क्या कर रहे हो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, ठीक है ना। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो। सपोज करो भी ऐसी सिचुएशन कब आती है कि जब आपको फर्म में इमीडिएट कैश फ्लो कम ना हो जाए, इसकी वजह से आप क्या कहते हो कि हम थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। क्या कहना चाह रहा है जी, पेमेंट इन लम सम में इफ द अमाउंट ड्यू if the amount due amount is paid to the retiring partner on the lump sum on the date of retirement की बात करें तो एंट्री क्या पास करेंगे, क्योंकि आपको रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देने हैं, तो एंट्री क्या पास करोगे कि भाई जो पार्टनर की लाइबिलिटी थी उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैंसिल करनी है उसको। पेमेंट किसके थ्रू करेंगे, बैंक के। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गई, ठीक है। इफ द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट शो द डेबिट बैलेंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने एडजस्टमेंट कर दी रिटायरमेंट के टाइम पे, लेकिन पार्टनर को पैसे देने की वजह से लेना आ जाए, सपोज करो, है ना। तो यानी कि अगर आपका डेबिट बैलेंस आ जाए तो आप क्या करोगे भाई, उससे वो पैसे मंगवा लोगे रिटायरमेंट के टाइम पे, कि भाई आप जा रहे हो लेकिन आपको देने की बजाय आपसे हमारे पैसे रिकवर करने बनते हैं। तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आगे क्या है, लमसम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। इट में बी एग्रीड दैट द अमंग पार्टनर्स दैट द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि थोड़े थोड़े टुकड़ों में। इन दिस केस द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, ठीक है ना, जो भी हमने लोन अकाउंट देखा, on which the interest may or may not be payable as shown the liability of the balance sheet on the reconstituted form। भाई इंटरेस्ट पे भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन हमने देखा था कि अगर नहीं मेंशन होता तो हम 6% तो डालते ही हैं क्योंकि हमारा लोन होता है। सबसे पहले वाले लेक्चर की अगर आपको बात याद हो तो, अगर आपने वो सारे लेक्चर्स अभी तक भी नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, इफ द इंटरेस्ट इज पेबल, इंटरेस्ट इज पेड ऑन क्रेडिट टू द लोन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। भाई जितना भी साल दर साल आपका बैलेंस बचा रहेगा उसके ऊपर आप क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ठीक है ना। द अमाउंट पेड इज डेबिट टू द लोन अकाउंट इन द नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन द बैलेंस, यानी कि जैसे जैसे आप पे कर दोगे। सपोज करो भाई ईयर 1 में आपका 10 लाख रुपीज का लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था अमाउंट, उसके बाद ईयर 2 में क्या किया, 2 लाख रुपए आपने दे दिया, बैलेंस बचा 8 लाख रुपए, तो ईयर 2 की बिगिनिंग में कितना था 8 लाख रुपए, तो अब 10 लाख पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, आप किस पे चार्ज होगा 8 लाख रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी जी, सबसे पहले तो अमाउंट टू ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, तो इसमें क्या करना है जी, एंट्री क्या पास होगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। अब उसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना है तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। अच्छा ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इसकी इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, अब प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट अकाउंट, है ना, ये हो जाएगी। और जो पेमेंट के टाइम आएगी वो पेमेंट के टाइम क्या आएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। चलो जी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं तो एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन इक्वली है, वाई रिटायर हो रहा है, यानी कि वाई रिटायर और इक्वल प्रॉफिट है तो 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर है हमारे पास।
आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो द क्रेडिट बैलेंस, यानी कि उसको देना निकलता है, क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा था, कितना 75,000 रुपए एज ऑन 2017 की बात करी। अब वाई हैज पेड 15,000 इमीडिएटली, यानी कि 75,000 में से 15,000 तो अभी की अभी दे देंगे, और क्या कर रहे हैं, बैलेंस को क्या करेंगे, पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअल वाली, यानी कि साल में 20-20 हजार रुपए करके देंगे, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट बोली है और 75,000 का हमारा बैलेंस है, जिसमें से 15,000 तो अभी दे देंगे, यानी कि जो बैलेंस 60,000 रुपीज बचेंगे वो क्या करने हैं, 3 साल में देने हैं, कि एक साल में कितने दिए जाएंगे, 20,000, ठीक है ना जी। उस पर क्या जा रहा है, विद द इंटरेस्ट ऑफ 5%, प्रिपेयर क्या करना है हमें, वाई का लोन अकाउंट अंटिल द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम, जब तक कि उसका अमाउंट, यानी कि 3 सालों की पूरी बनानी है, एंड क्लोज इट्स बुक एंड एवरेज, उसने बताया कि भाई बुक कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च को क्लोज हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, यहाँ पे उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि आपको कब तक की बनानी है, लेकिन उसने एक बात बोली कि प्रिपेयर वाइज लोन अकाउंट अंटिल ही पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू टू हिम, यानी कि जब तक उसका पूरा अमाउंट खत्म हो जाता तब तक का बना के दे दो। उसने ये नहीं बताया कि आपको कितने साल का बनाना, लेकिन उसने एक हिडन लैंग्वेज में ये बोल दिया कि जब तक उसका लोन अकाउंट जीरो नहीं हो जाता, जब तक कि उनको स्टेटमेंट बना के दे दो। सपोज करो अगर ये 3 की जगह 5 साल होते तो क्या करते, आपको इसके अकॉर्डिंग 5 साल का बनाना पड़ जाता। समझ में आती है ना बात। तो देखो जी क्या करना है, आपको 3 साल का बनाना है, तो जो वाई का लोन अकाउंट होगा उसमें क्या दिखाएंगे, वाइस कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज दिखाएंगे, क्योंकि 15,000 तो हम इमीडिएटली पे कर चुके होंगे। उसकी एंट्री हमने क्या पास करी होगी, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसकी एंट्री हमने पास करी होगी, जैसे कि यहाँ पे हम करते थे वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, टू वाइस लोन अकाउंट, ठीक है ना, और एक यहाँ पे आएगी हमारी टू बैंक भी आ जाएगी, है ना। तो ये कितना आएगा 75,000, क्योंकि इसका बैलेंस था, और इसके अंदर कितना जाएगा 60,000 जाएगा, और एक 15,000 की हमारी पेमेंट चली जाएगी। तो एक्चुअल एंट्री ये होनी थी, तो जब ये एंट्री होनी थी तो इसमें से हमारा 60,000 का बैलेंस क्या है, वाई के लोन अकाउंट का बैलेंस है, 60,000 का बैलेंस क्या है, वाई के लोन अकाउंट का बैलेंस है, तो वो हमारा क्या चले जाएगा, लोन अकाउंट में चले जाएगा, ये हमारा लोन अकाउंट में आ गया। अब इस पे क्या करना है, 3 इंस्टॉलमेंट बनानी है और 5% का इंटरेस्ट है। तो अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ, वो रिटायर का बोल रहा है, यहाँ पे डेट दी हुई है, वाई के रिटायरमेंट की आपको डेट नहीं दी हुई, तो हम ये मानेंगे कि भाई वो ओपनिंग में रिटायर है, ठीक है ना। तो जब आप ये बनाओगे, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल ये 17 की बात आ गई, इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। अब 18 में, यानी कि मार्च 18 के दिन, अप्रैल में वो रिटायर हो रहा है और मार्च 18 में क्या करेंगे, तो 20,000 की पेमेंट जाएगी, और जो 60,000 होगा उस पर क्या लगेगा, 5% का इंटरेस्ट लगेगा। कब से कब तक का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, है ना। तो इस पर 5% इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 3,000 रुपये हो गया। तो यानी कि पेमेंट क्या क्या जाएगी, एक तो 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 3,000 रुपये का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक के पैसे दे दिए हमने। अब बैलेंस कितना बचा, और एक एंट्री यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि एंट्री क्या पास करते हैं हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो उसके हिसाब से आपकी ये 3,000 रुपये की एंट्री आ जाएगी। तो ये कितना होगा 63, इसमें से आपने 23 दे दिया, तो बचा कितना बैलेंस 43 बचा, ऐसी बैलेंस यहाँ जाएगा। फिर अब इस पे 5% लगा देंगे, तो यहाँ पे 2,000 रुपये का इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, और 20,000 प्लस 2,000 दे देंगे 22,000 रुपये। अब कितना बैलेंस बचेगा 20,000 रुपये। तब तीसरे साल में आएंगे तो बैलेंस बीडी, इस पे 5% लगा देंगे, तो इस पे कितना आ जाएगा 1,000 रुपये का आ जाएगा बैलेंस। ये 1,000 रुपये आपने ड्यू करे और 20,000 प्लस 1,000 आपने पूरा दे दिया, तो यहाँ पे आपका नेट 0 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब क्या है, अब है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी कि अब जो है पार्टनर तो चला गया, ठीक है ना, वो पार्टनर चला गया, लेकिन जो बाकी पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट क्यों करनी है, उसके यहाँ पे हमने 5 कारण लिखे हुए हैं, और यही कारण हमने पिछले चैप्टर की रिवीजन में भी देखे थे। तो कुछ कुछ सेम टू सेम है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, भाई आपको क्या है, नई फर्म की आपको टोटल कैपिटल पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, व्हेन द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या कहना चाह रहा है, जब एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दी जाएगी, उसके बारे में बात कर रहा है। व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इक्वल टू द कैपिटल ऑफ बिफोर रिटायरमेंट, अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो एक तो ये हो गया, इसमें क्या है कि आपको क्या है, आपकी न्यू फर्म की टोटल कैपिटल पता है, इसमें क्या है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है वही क्या है, दोनों पार्टनर की जो रिमेनिंग एग्जिस्टिंग कैपिटल है उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। एक तो ये हो गया, एक तो आपको नहीं पता ही है, एक तो जो ओल्ड है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में एडजस्ट कर देंगे। एक तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि आपकी जो कैपिटल थी बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जो 3 लोगों की कैपिटल थी, अगर मैं एबीसी बात करूं कि 3 पार्टनर्स थे, इन तीनों की कैपिटल मिला के 10 लाख रुपीस की थी, तो ए के जाने के बाद भी 10 लाख की होनी चाहिए। तो यानी कि जो
एडिशनल पैसा होगा वो कौन लेकर आएगा, बी और सी लेकर आएगा, उसकी एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इन द मैनर इन विच दे टेक देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई उस रेशो में, जिस रेशो में आप जो है आपका प्रॉफिट जो है वो ले लोगे, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर जिस रेशो में आप लोगे उसी रेशो में आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और पांचवा वाला क्या है आपका, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू द अमाउंट बॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन अ मैनर देन में दे इधर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी कि ये भी उसी तरीके की बात कर रहा है। और कुछ लीव क्या इसमें, यानी कि ये फिफ्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, थोड़ा सा एक्सटेंशन क्या, उसी शेयर में तो ले रहे हो लेकिन उसमें आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश भी लाना है, किस लिए कि आपका एक डिजायर्ड कैश बैलेंस आपका मेंटेन रहे। वन बाय वन करके इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 35 इसमें क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3, वाई रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है तो वाई का शेयर क्या है 3/9, ठीक है ना जी, वाई का शेयर क्या है 3/9 है, वाई का शेयर है 3/9 on 1st April 2020 on the date of capital of x after all the adjustment, तीनों की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट क्या है 19,650, 19,800 और 9,150, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों की है। उसके बाद क्या कह रहा है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड एट 28,000 बिटवीन वाई एंड जेड, यानी कि केस 1 की बात होगी, केस 1 का आंसर आ गया जिसमें न्यू फर्म की कैपिटल आपको कितनी दी हुई है 28,000, जो कि किसके बीच में है, एक्स और जेड के बीच में, क्योंकि वाई तो रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। इन द पोर्शन ऑफ 5/8 और 3/8, किस पोर्शन में बोल रहे हैं जी 5/8 और 3/8, ये 5/8। अब क्या कह रहा है, आफ्टर पासिंग देयर अकाउंट ऑन द ऑल द एडजस्टमेंट, अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट पेड इन बॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, यानी कि अब अमाउंट निकालो कि भाई नए पार्टनर जो है उनको क्या अमाउंट लेकर आना पड़ेगा एडिशनली, या उनका एक्सिस बैलेंस होगा तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। देखो जी, तो न्यू कैपिटल कितनी है 28,000, अब उसका रेशियो क्या है बांटने का 5:8, तो भाई 28,000 को डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स के लिए 5 और वाई के लिए जेड के लिए 3, तो कितना बैलेंस आ जाएगा 17,500 और 10,500। लेकिन इनकी पुरानी कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट हमारी कितनी है जी, एक की 9,150 और एक की 19,650 है, तो 19,650 और 9,150, यानी कि उसको तो नई कैपिटल कम ही चाहिए, एक्स को नया अमाउंट कम चाहिए है उसका ज्यादा, तो ये क्या होगा वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है ना। और बी क्या करेगा, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सॉरी जेड क्या करेगा, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स क्या करेगा, एक्स को निकाल के लेके जाएगा, तो एक्स क्या करेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कितना निकाल के ले जाएगा 2,150 रुपए वो निकाल के ले गया। और जेड को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बैलेंस कम है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको जेड कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू या कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 1350। समझ में आती है, ये आपका केस 1 का है पार्ट। आगे बढ़ते हैं, अब है केस 2 के लिए देखते हैं भाई, जो हमारा केस 2 था उसमें क्या है, XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 432 में, वाई क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है अप्रैल 20 में, ऑन विच द कैपिटल अकाउंट ऑफ XYZ आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट कितनी है भाई, आफ्टर एडजस्टमेंट कितना कैपिटल दिया हुआ है, ये एक्स का 65,800, 57,250 ये वाई 225 वाई का, और ये जेड का हो जाएगा 33,800। कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी एडजस्टेड बाय in the beginning or paying the cash of the future capital of x and y will be in the future profit sharing ratio, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है कि भाई जो कैश का अमाउंट विड्रॉ होगा या आएगा वो उनके फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग चलेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू इन कैश पेड इन बॉट इन बाय द कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर, यानी कि जो अमाउंट पे करना है या जो लोन को लेकर आना पड़ेगा उसके बारे में आपको बताना है। फिर से वही सेम चीज भाई, उनका जो एडजस्टेड कैपिटल है, अब सेकंड वाला केस हमारा क्या कह रहा था कि उनका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दो जी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि भाई उनका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, जो बैलेंस जो बच्चे बच रहे हैं, यानी कि कौन कौन पार्टनर बच रहे हैं भाई, यहाँ पे Z बच रहा है और X बच रहा है, तो X और Z यानी कि 65,800 और 33,800 दोनों का टोटल किया, ये आ गया। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपको बेसिकली क्या है भाई, ये चला जाएगा, इसका कितना था 3/9 था ना, ये चला जाएगा, तो यानी कि रिमेनिंग वाला इनका ओल्ड ही क्या बनेगा, इनका न्यू बनेगा, एज पर हमारी जो केस हमने पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा 2:1 बन जाएगा, यानी कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया 4/4:2 यानी कि 2:1। तो यानी कि जो ये अमाउंट है इसको 2:1 में क्या कर देंगे, हम बांट देंगे, ये देखो जी 2:1 में बांट देंगे, तो 2:1 में बांटने के बाद इनका बैलेंस ये आ जाएगा, ठीक है। और इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल थी अभी की ओल्ड के हिसाब से, वो एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड के हिसाब से क्या थी 65,800 33,800, तो यानी कि इसको क्या करने पड़ेंगे 600 रुपए
विड्रॉ करने के लिए मिल जाएंगे जेड को, क्योंकि उसको चाहिए कम और उसका बैलेंस ज्यादा है, और यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेंगे 600 रुपीज लेकर आने पड़ेंगे। समझ में आती है बात? आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस के लिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा और वरुणा, ठीक है नहीं, ऑन 31 मार्च 2009 हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शनेट, यानी कि उनकी कैपिटल कितनी है 232, यानी कि इनका रेशियो क्या होगा 2:3:2, ये इसका अभी का करंट का रेशियो होगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं 31 मार्च 2009 को, यानी कि साल के अंत में 2009 में, अरुणा डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस, यानी कि बाकी पार्टनर चलाना चाहते हैं और अरुणा रिटायर होना चाहती है। अरुणा रिटायर होना चाहती है, यानी कि उसका शेयर कितना रिटायर हो जाएगा भाई हमारा 2/7 रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 2 + 3 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 2/7 हमारा रिटायरमेंट का आ जाएगा प्लान, ठीक है ना जी। ये हो गया। आगे देखो जी क्या कह रहा है, तो इसके लिए आपका क्या है, रीवैल्यू किया गया, एसेट्स को रीअसेस किया गया, लायबिलिटीज यानी कि एडजस्टमेंट करी जा रही है। एडजस्टमेंट में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है बाय 30%, तो लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस 30% हो जाएगा, तो यानी कि अगर ये 2 लाख है तो इसमें 2 लाख का 30% कितना होगा जी हमारा 60,000 रुपीज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2,60,000 रुपीज। समझ में आती है? आगे देखो जी क्या है, मशीनरी डेप्रिशिएट कर रही है बाय 20%, तो मशीनरी में क्या है 20% की कटौती हो जाएगी, मशीनरी में क्या होगी 20% की कटौती हो जाएगी, 20% कट हो जाएगा मशीनरी में से, तो ये कितना हो जाएगा भाई 60,000 इसमें से भी कम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2,40,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, वे बैड डेट कितने हो गए 17,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए। आगे क्या है जी, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज टू बी एस्टिमेटेड टू बी 8,000 रुपीज, तो यानी कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन का हमारा प्रोविजन 15,000 रुपए है और 8,000 रुपए का क्लेम आया, तो अगर आपको याद हो तो जो हमने एडजस्टमेंट करी थी वो क्या करी थी कि अगर आपका प्रोविजन बना हुआ है, फंड बना हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, तो जो भी क्लेम आएगा तो क्लेम को पहले फंड में से सेटल किया जाएगा, अगर बैलेंस बचता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में 8,000 का क्लेम है और 15,000 का फंड बना हुआ है, तो यानी कि 7,000 पे ओवर बैलेंस बचेगा, तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे इसको क्या करेंगे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। अगला क्या है, goodwill of the firm was to be valued at 140 and Aruna's share of goodwill will be adjusted against the capital account of the continuing partner Karuna and Varuna who were decide to share the future profit in the ratio of 4:3, यानी इनका 4:3 का क्या फ्यूचर प्रॉफिट है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू फर्म is total will be the same as before the retirement of the Aruna will be taken in the new profit sharing ratio of the continuing partner, यानी कि वो थर्ड केस की बात कर रहा है, जिसमें आपको क्या करना है कि भाई करुणा की रिटायरमेंट से पहले जो फर्स्ट पार्टनर है हमारी अरुणा, उसकी रिटायरमेंट से पहले जितनी भी कैपिटल थी उनकी एडजस्टमेंट की, उसके अकॉर्डिंग ही आपको नई कैपिटल भी बनानी है। तो देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले आपको अब यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे अमाउंट ड्यू टू द अरुणा विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द लोन अकाउंट विल बी पेड इन लेटर ऑन, और उसने लेटर ऑन बोल दिया कि बाद में पे किया जाएगा, देखेंगे। अब आपको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर अरुणा's रिटायरमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में हमारे पास क्या क्या चीजें देखो जी एक तो आपको क्या करना था 60,000 रुपीज का आपको यहाँ गेन हो रहा था और 60,000 रुपीज का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा था। उसके अलावा हमारे पास 17,000 रुपए का क्या थे बैड डेट्स थे, तो यानी कि 10,000 का तो प्रोविजन खत्म हो जाएगा और 7,000 रुपए अलग से और माइनस करने की बात आएगी, ठीक है ना। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था, तो एक एक करके चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले 60,000 रुपीज का आपको गेन हो रहा है मशीनरी में, उसी तरह 60,000 रुपीज का एक तो ये लॉस हो रहा है मशीनरी में और लैंड एंड बिल्डिंग में आपको 60,000 का गेन हो रहा है। उसके अलावा क्योंकि आपका प्रोविजन खत्म होने के बाद भी 17,000 रुपए के डेट हो गया ना, और प्रोविजन आपका कितना था 10,000, यानी कि एक्स्ट्रा आपको लॉस हो रहा है डेटर्स में, तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है डेटर्स में 7,000 रुपए का, तो वो डेटर्स भी आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना जी। तो आप जब इसको बैलेंस करोगे तो नेट आपका 7,000 रुपए का लॉस क्या है ओल्ड पीएसआर में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड पीएसआर में 2:3:2 में। अब क्या करना है, अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाते समय भाई उनकी कैपिटल क्या है 2 लाख 3 लाख 2 लाख, ये हमने 2 लाख 3 लाख 2 लाख ले ली। वर्कमैन कंपन उसके बाद ये क्या है हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस ले लिया, रिवैल्यूएशन का लॉस ले लिया हमने। अब क्या है ओवर हमने देखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन का हमारा कितना बच रहा था बैलेंस 8,000, ये 15 7,000 रुपए का बैलेंस बच रहा था, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमने क्या ले लिया बैलेंस ले लिया 7,000 रुपए का 2:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है जनरल रिजर्व भी है 35,000 रुपए का, ये क्या है हमारा जनरल रिजर्व, इसको भी क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जनरल रिजर्व भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में 2:3:2 में, ठीक है ना। फिर क्या है आपका उसके बाद उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा कि आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है ना जी। तो जब आप गुडविल की एडजस्टमेंट करोगे तो आपको क्या करना है जी, देखो ये तो आपका उसका हो गया
क्या करना है जी, वर्कमैन कंपनसेशन का भी हमने कर लिया एडजस्टमेंट, ये नंबर नोट नंबर 2। उसके बाद क्या है, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखो जो रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल का 2/7 शेयर यानी कि 40,000 रुपीज है ना, 40,000 विच विल कंट्रीब्यूटेड बाय द वरुणा एंड करुणा इन द गेनिंग रेशो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बाकी दोनों का गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। करुणा का गेनिंग रेशो क्या आ जाएगा भाई, इसका न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो उसका गेनिंग क्या आ जाएगा 1/7, और वरुणा का कितना आ जाएगा, उसका भी 1/7 आ जाएगा। यानी कि दोनों का गेनिंग रेशो कितना आ गया, 1:1 आ गया गेनिंग रेशो, न्यू माइनस ओल्ड करने के बाद। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। तो 1:1 आ गया, और उसका जो शेयर है वो कितना है 40,000, यानी कि वो दोनों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, 20-20 का हिस्सा मिलेगा। तो यानी कि जो एंट्री बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि करुणा वरुणा टू अरुणा, है ना। ये 40,000 और ये 20,000 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो अरुणा की अकाउंटिंग होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों का 20,000 का बैलेंस लिख देंगे, और यहाँ पे अरुणा के उसके अंदर अरुणा के अंदर हम क्या लिखेंगे, दोनों का 20,000 लिख देंगे। समझ में आती है बात, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, अब आपको क्या करना है जी, ये हो गया। अब आप क्या करो, बैलेंस कर लो। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए अब आपको क्या करना है भाई, इसका टोटल करो सबसे पहले। तो जो भी आपका ये अमाउंट आया था 2 लाख का, 10,000 का, 2,000 का, फिर दोनों का उसका, तो इनका टोटल आ गया 252, ठीक है ना, 252 आ गया। तो हम क्या करेंगे जी, एक तो हम यहाँ करेंगे 2,000 रुपये इसका लॉस माइनस कर देंगे जो आया था। अब उसमें एक हमने बात और पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, उसने क्या कहा था कि आपका जो बैलेंस है उसमें से क्या करें 50,000 रुपीज हम इमीडिएट पे कर देंगे। ये हमने बात पढ़ी थी ना, कहाँ पढ़ी थी हमने ये बात, देखते हैं कहाँ गया, गुडविल ऑफ द फर्म, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिटायर बिफोर द रिटायरमेंट की बात करी, और ये यहाँ पे ये। तो ये 50,000 रुपीज हम इमीडिएट पे कर देंगे, और बैलेंस क्या आएगा 2 लाख रुपए का, ठीक है। ये रहा यहाँ पे था हमारा, तो ये आ गया। तो ये 50,000 इमीडिएट पे हो जाएगा, और 2 लाख रुपए आपके ये हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या होगा आपका, यानी कि 2 लाख किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो जी हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने यही बात पढ़ी थी कि आपको किस में ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब आगे क्या है, वो हमने ये पढ़ा था, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब आगे क्या है जी, अब आगे जो आपके दो पार्टनर बचे, उन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जिसमें हमने देखा था कि हमको बोला क्या गया है कि भाई जितना तीनों का बैलेंस है बिफोर रिटायरमेंट उतना ही हमें रखना है। अब तीनों का बैलेंस है कितना एक्चुअल में, देखते हैं तीनों का बैलेंस है कितना जी। देखो जी, आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिफोर अरुणा रिटायरमेंट कितनी है जी, 7 लाख रुपए। कैसे 7 लाख रुपए है, जो हमने ये एडजस्टमेंट करी थी, इन तीनों को, इन दोनों का बैलेंस कितना, ये आ गया ना भाई आपका। जो एक तो इसका बैलेंस आया ये वाला, उसके अलावा ये जो बैलेंस आया ये वाले भी देखेंगे, इनके बैलेंसेस, है ना भाई। इनके बैलेंसेस कैसे देखेंगे, आपको क्या करना है, इनका टोटल करो। यहाँ पे कितना आया 322, इसका आया 423, ठीक है ना जी, ये आ गया। और इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो एक बैलेंस बचेगा आपके यहाँ पे, ओ सॉरी, ये वाला आपका जो बैलेंस है, या तो आपका बैलेंस मिलेगा ना, इसको देखेंगे हम, ये तीनों देखेंगे, ये तो हमने अभी डालने हैं, तो इसको अभी इग्नोर करो अभी के लिए। देखो क्या करना है, ये आपका आया कितना आया 2,12,000, और ये कितना आया आपका 3,18,000, ठीक है ना। उसमें से आप ये माइनस कर दोगे दोनों, भाई 2,12,000 एक है आपका, उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 22,000 रुपये माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा 1,90,000, है ना, ये हो गया। और दूसरे वाले का बैलेंस कितना है जी 3,18,000 रुपये है ना, ये है। और इसमें से आपको क्या माइनस करना है, 23,000 रुपये माइनस करने हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 18, और ये 295 हो जाएगा, है ना। तो ये और साथ में ये वाला बैलेंस आपका जो है। अब तीनों को आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। तो जब आप तीनों को टोटल करोगे तो आपका बैलेंस कितना बनेगा, 7 लाख रुपए बनेगा। उसको करने के बाद आपको करना क्या है भाई, उनका जो नया रेशो है उसमें आपको क्या कर लेना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो नया रेशो उनका क्या है, 4:3 का है ना। नया रेशो उनका क्या है, 4:3 का है, ये हमारा दिया हुआ था यहाँ पे 4:3 का। तो नए रेशो में क्या कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 7 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपए आ गए। अब देखो यहाँ पे हम बैलेंस शीट ही लिखेंगे ना, 4 लाख और 3 लाख रुपए, ये हमने बैलेंस शीट ही लिख दिया, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट के बाद इतना बैलेंस चाहिए। तो अब जितना भी इसमें शॉर्टफॉल होगा, शॉर्टफॉल कितना होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि भाई हमारा जो बैलेंस आया था वो कितना आया था 2,12,000 यहाँ आया था, ठीक है ना, इन टोटल। अब उसमें ये क्या है, इसकी भी एडजस्टमेंट करनी है। जब इसकी एडजस्टमेंट करोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा,
1,10,000 रुपये यहाँ बैलेंस मिलेगा और 1,05,000 रुपये यहाँ बैलेंस मिलेगा। अब कैसे भाई, हमने यहाँ देखा 3 लाख रुपये ही आया हमारा, 3 लाख रुपये ये और 22,000 रुपये, कितना हो गया 3,22 हो गया। और इधर हमने देखा था यहाँ कितना है 2,12,000 रुपये, तो यहाँ पे 1,10,000 रुपये का बैलेंस बच गया। ये आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वरुणा को। इसी तरीके से करुणा के लिए भी देखेंगे, 4 लाख ही हमने अभी निकाला कैलकुलेशन से, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना है 4,23,000 रुपये और इसके 4,23,000 रुपये, और यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ रहा था 3,18,000 रुपये। जब 4,23,000 में से आप 3,18,000 माइनस करोगे तो 1,05,000 रुपये आपका बैलेंस बचेगा। ठीक है, 1,05,000 रुपये क्या करना पड़ेगा आपको, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यानी कि अब आपकी बैलेंस शीट में 4 लाख और 3 लाख रुपए आएगा, तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो 4 लाख और 3 लाख, और जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है उसको हम यहाँ डाल देंगे क्योंकि उसकी हमने पेमेंट नहीं करी है, अभी क्लेम डालेंगे क्योंकि 7,000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके अलावा लोन में कितना बैलेंस आ जाएगा अरुणा के 50,000, 2 लाख रुपए, और क्रेडिटर आपके एज इट इज रहेंगे जैसे पहले थे, है ना। क्रेडिटर्स आपके पहले कितने थे 50,000 रुपए के थे, वो एज इट इज रहेंगे। उसके अलावा आपका 260 की क्या हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी, मशीनरी 240 हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक आपका सेम रहेगा, और डेट सन्डी डेटर में से 17,000 रुपये, 10,000 तो ये कम हो गए और 7,000 रुपये और माइनस होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, है ना। तो 260, 240, 1,10,000 और 93,000, और लास्ट में कैश एट बैंक में 1 लाख रुपए। और उसके साथ हमारा देखेंगे 1 लाख में हमारी कुछ एडजस्टमेंट और भी होंगी, देखते हैं अभी। देखो 260, 240, 1 लाख रुपए और 93, और कैश बैलेंस का हमारा 1 लाख रुपए था तो बैलेंस, लेकिन उसके अलावा जो 2 पार्टनर्स एडिशनल अमाउंट लेकर आ रहे हैं वो कौन कौन ला रहे हैं जी, करुणा और अरुणा, ये 1,05,000 और 1,10,000 लेकर आ रहे हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 3,15,000, और उसके अलावा हमने जो इमीडिएट पेमेंट करी है 50,000 रुपए की, वो भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो नेट बैलेंस कितना बचा हमारा 265 का नेट बैलेंस बचा। ठीक है, तो आपका वो 265 यहाँ पे आ जाएगा नोट डाल के, और ये आपका मैच हो जाएगा बैलेंस। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास नंबर 4 के लिए, अब कहता है when retiring partners do, यहाँ पे नरेश, डेविड और असलम आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:7। उसमें क्या कह रहा है, अब ऑन 1 अप्रैल 2020 में क्या हो रहा है जी, नरेश रिटायर, यानी कि नंबर 1 वाला बंदा रिटायर हो रहा है, उसका रेशियो कितना है 5/15, यानी कि कितना है इसका रेशियो 5/15। गिविंग ए नोटिस टू द रिटायरमेंट टू द फर्म, भाई उसने नोटिस दे दिया, जो हमने नोटिस की बात पढ़ी थी। डेविड एंड असलम डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, उनका नया रेशियो क्या है 2:3 है। एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ डेविड और असलम शोइंग द बैलेंस of 33,000 and 70,500 respectively। क्या कह रहा है, the total amount to be paid to the narration will be 90,500, यानी कि उसका अमाउंट भी बता दिया कि उसको कितना पे करना है हमने, 90,500 का उसने अमाउंट बताया कि 90,500 पे करना है। the amount to be paid to by the David and Aslam in such a way that their capital become the proportionate to their new profit sharing ratio, भाई उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो जाए कैपिटल, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है अब ट्रांजैक्शन की। अब यहाँ पे हो क्या रहा है जी, देखो एडजस्टमेंट की बात करते हैं हम, भाई टोटल एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड कैपिटल दोनों की कितनी हो जाएगी नरेश की कितनी है पहले तो वो देखते हैं, भाई नरेश की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, नरेश की एडजस्टेड भाई अमाउंट कितना आ रहा है 90,500 का आ रहा है ना पेमेंट के लिए, तो देखते हैं दोनों का अमाउंट। देखो भाई अब तीनों की बात करते हैं, जो एडजस्टेड कैपिटल डेविड असलम और नरेश तीनों की हमने लिखी 33,000, 75,000 और 90,500, तो तीनों का टोटल कितना आया 194 आ गया। ठीक है ना, 194 आ गया। अब हमें करना क्या है, जो उनकी कैपिटल थी उसमें हमें क्या करना था भाई, पुरानी वाली कैपिटल में एडजस्टमेंट, क्योंकि जो नरेश है वो चले जाएगा तो उसकी कैपिटल का पैसा उनको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि एडजस्टमेंट इस तरीके से करनी है कि आपका जो प्रपोज न्यू कैपिटल है, न्यू रेशियो है जो आपका, और जो आपकी न्यू कैपिटल हो वो दोनों प्रोपोर्शनेट हो, यानी कि अगर मैं उसके शेयर की बात करूं कि उसका शेयर 2:3 है नए वाला दोनों का, तो यानी कि जो टोटल कैपिटल है वो भी क्या हो 2:3 की रेशियो में, है ना। तो हमने क्या किया कि भाई हमने तीनों की क्या ले ली, टोटल कैपिटल ले ली एडजस्टमेंट के बाद वाली, उनको क्या किया हमने, उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाकी दोनों पार्टनर्स में बांट दिया, क्योंकि ए तो नरेश तो चला ही जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर कौन रहेंगे डेविड और असलम। तो डेविड और असलम के लिए हमने 2:3 में इनको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसके अलावा डेविड और असलम की ओल्ड कैपिटल कितनी थी जी 33,000 और 75,000, तो 33 और 70,500 दोनों को एडजस्ट क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इतना इतना कैश क्या करना पड़ेगा डेविड और असलम को लेकर आना पड़ेगा अपने एंट्री में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखो जी बैंक अकाउंट में क्या कह रहे हैं, डेविड और असलम पैसे लेकर आ रहे हैं, कितना कितना भाई जितना उसको देना था, लेकिन वो कितना प्रोपोर्शनेट में लेकर आएंगे, जितना जितना उनका एडजस्टमेंट बना, कितना कितना बना 44,600 और 45,900। तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री में अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 44,600 और 45,900। ठीक है जी, ये आपका अमाउंट
आ जाएगा। और नरेश को कितने पैसे देने हैं, नरेश को पूरे 90,500 देने हैं, नरेश को पूरे 90,500 देने हैं। बात समझ में आती है जी? ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अब क्या है, पांचवा केस है, केस नंबर कौन सा आ गया, पांचवा। हम चारों केस के वो देख लिए। अब आता है केस नंबर 5, उसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 रिस्पेक्टिवली, वाई रिटायर हो रहा है यानी कि 3/10 वाला शेयर रिटायर हो जाएगा ऑन 31st मार्च, यानी कि क्लोजिंग पर रिटायर ऑन द डेट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। तीनों की कैपिटल कितनी है, 43,200, 36,600 और 11,200, ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट दी हुई है ये कैपिटल। उसके बाद क्या कह रहा है, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दे रखा है आपको, 4,000 रुपये दे रखा है। अब क्या करना है, वाई was to paid through the cash bought in by the X and Z। अब Y को पेमेंट किससे जाएगी, जो X और Z लेकर आएंगे पैसे, उससे जाएगी, ठीक है ना। in a manner that their capital proportionate to their new profit sharing ratio will be the 3:2, यानी कि जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है मेरे को, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बात करी उसने। कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैश बॉट इन और विड्रॉन बाय द पार्टनर इफ द मिनिमम कैश एंड कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट विल बी 3,000 रुपीज। अभी बैलेंस कितना है, 4,000 का बैलेंस है, और आपको मेंटेन कितना करना है, 3,000 मेंटेन करना है, यानी कि अभी आपके पास ज्यादा बैलेंस है मेंटेनेंस से, यानी कि हमारे पास 1,000 रुपए एक्सेस पड़े हैं अभी भी, है ना। तो अब करना क्या है जी, देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, पहले तो इनके क्या करेंगे, कैपिटल निकालेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट की वो बात कर रहा है, एक्स और वाई के बैलेंस की बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, एक्स का बैलेंस और वाई का बैलेंस ये आ गया हमारे पास, ये कहाँ से क्या है, 43 और 11,200, ये दोनों आ गए क्योंकि हमारे रिटायर कौन हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है। तो इनकी एडजस्टमेंट के बाद इनकी कैपिटल टोटल कितनी हो गई, 54,400, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, उसको पे कितना करना है जी, हमें 36,600 पे करना है ना। कितना पे करना है हमको, 36,600 पे करना है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि आपको मेंटेन कितना करना है, बैलेंस 3,000 रुपए का मेंटेन करना है, और आपके पास है कितना बैलेंस, 4,000 रुपए, यानी कि 1,000 रुपए आप इसमें से क्या कर सकते हो, अभी विड्रॉ कर सकते हो ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को 1,000 रुपए मैं इसमें से विड्रॉ कर सकता हूँ, तो जो मैंने 1,000 रुपए विड्रॉ किए, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई जो मेरा 36,600 का बैलेंस था, उसमें से 1,000 रुपए तो मैं फर्म में से ही दे देता हूँ। तो अब मेरा बैलेंस कितना बचा, 35,600 का, ठीक है ना। तो दोनों की टोटल अभी का बैलेंस कितना है, इतना है, और दोनों को पे कितना करना है, क्योंकि उसने क्या बोला कि भाई जो पैसे एक्स वाई और जेड लेकर, एक्स और जेड लेकर आएंगे उसी से पे किया जाएगा। तो यानी कि इतना पैसा उन दोनों को लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि उनकी अभी की कैपिटल और उनको इतना पैसा और लाना पड़ेगा, तो टोटल कैपिटल उनकी कितनी हो जाएगी भाई, 90,000 रुपीज की हो जाएगी। इसमें से 1,000 रुपये कम करेगा यार, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो एक्सेस 1,000 रुपये पड़े थे, उसमें आपको क्या करना था जी, वो इससे पे उससे एडजस्ट कर दिए गए हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात, आगे देखते हैं। अब ये नई कैपिटल बन गई दोनों की, भाई फर्म की दोनों की मिला के। अब इसको क्या करना है, इस वाले बैलेंस को आपको क्या करना है जी, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। इस वाले बैलेंस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो आपका कितना है 90,000 का है। तो 90,000 को आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रेशो क्या थी हमारी, फिर से देखते हैं, जो हमारी रेशो थी वो क्या थी हमारी, 3:2 की थी। तो 90,000 इनकी 60% और 40% की बात करें तो 90,000 का 3/9 क्या होगा, 54, और 2/9 क्या, 3/5 और 2/5 क्या होगा, 54 और 36,000 रुपीज होगा, ठीक है ना। और उनके एग्जिस्टिंग कैपिटल जो थी वो कितनी थी हमारी यहाँ पे, 43,200 और 11,200। तो 42,200 और 11,200 दोनों को माइनस किया, यानी कि दोनों को इतना इतना पैसा क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। कितना कितना पैसा, 10,800 और 24,800। समझ में आती है बात, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे पांचों केसेस की रिवीजन, बात समझ में आती है। ये हो गई हमारी पांचों केसेस की रिवीजन, जिसमें हमने देखा था कि भाई हमने क्या क्या देखे थे। हमने पहले वाले में देखा कि आपको क्या करना था, कहाँ गया हमारा, ये रहा, हाँ जी। तो इसमें हमारा क्या था, पहले वाले में टोटल कैपिटल गिवन थी हमारा, वो हो गया। उसके बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल को हमें क्या करना था, रिमेनिंग पार्टनर में बांटना था इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद क्या था कि भाई आपको जितना प्रोपोर्शनेट कैपिटल था उसके हिसाब से काम करना था। एक हमने केस देखा था कि आपको जो रिटायरिंग पार्टनर से पहले की कैपिटल थी उसी को आपको मेंटेन करना था इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लास्ट केस में हमने देखा था कि जो आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल बांट रहे हो उसमें आपको एक मिनिमम कैश बैलेंस भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना जी। तो ये आपके पांचों केसेस की रिवीजन हो गई। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। अब मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम रिवीजन करेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर की। उसके अंदर कुछ बेसिक्स चीजें हम आपको बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।